नामुमकिन है। मुझे समझ आ गया। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको सस्पेंस में डालकर यह मूवी रखने लगती है, क्योंकि इस मूवी की कहानी आपको एंड तक बांधे रखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम मूवी के स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले और हम इनके कुछ बीच के पॉइंट जान लेते हैं और हम आपको फिर पूरी स्टोरी लास्ट तक बताएंगे कि मूवी में ऐसा क्या क्या हुआ था। सो द वाइल्ड रोबोट, जो कि 2024 की अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसका निर्माण ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा किया गया है और यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया है। पीटर ब्राउन के इसी नाम के 2016 के उपन्यास पर आधारित इसे स्क्रीन के लिए लिखा गया और क्रिस सैंडर्स द्वारा निर्देशित किया गया। और इसमें लुपिता न्योगो, पेड्रो पास्कल, किट कॉनर, बिल निगी, स्टेफनी हसू, मार्क हैमिल, कैथरीन ओहारा, मैट बेरी और विंग्स रैम की आवाज़ें शामिल है। फिल्मी रोज न्योगो का अनुसरण करती है, जो एक सेवा रोबोट है जो एक निर्जन द्वीप पर डूब गई है, जिसे अपने परिवेश के अनुकूल होना चाहिए, स्थानीय वन्य जीवों के साथ संबंध बनाना चाहिए और अनाथ हंस ब्राइटली पिल की दत्तक माँ बनना चाहिए। सेंटर्स को पहली बार अपनी बेटी के जरिए मूल पुस्तक मिली और कई साल बाद उन्हें ड्रीम वर्क्स में एक फिल्म रूपांतरण निर्देशित करने का मौका दिया गया। फिल्म के दृश्य स्पाइडर वर्स फ्रेंचाइज और हयाओ मियाजाकी के कामों के प्रेरित एक जल रंग सौंदर्य शास्त्र का उपयोग करते हैं। यह ड्रीम वर्क्स में पूरी तरह से इन हाउस एनिमेटेड होने वाली अंतिम फिल्म थी, क्योंकि स्टूडियो भविष्य की फिल्मों के लिए बाहरी विक्रेताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने लगेगा। क्रिस बुअर्स ने स्कोर तैयार किया, जो पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म के लिए उनका पहला स्कोर था। द वाइल्ड रोबोट का प्रीमियर 8 सितंबर 2024 को 39वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 27 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $78 मिलियन के प्रोडक्शन पर बजट पर दुनिया में $318 मिलियन की कमाई की और 2024 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। एक सीक्वल विकास में है। जी हाँ दोस्तों, एक यूनिवर्सल डायनामिक्स कार जहां तूफान के दौरान 5 रोजोम रोबोट खो देता है और वे एक निर्जन द्वीप पर बह जाते हैं। केवल रोजूम यूनिट 7134, जिसका नाम रोज है, बच जाती है और गलती से वन्य जीवों द्वारा सक्रिय हो जाती है। शुरू में रोज जानवरों को डराती है, उनकी मदद करने की कोशिश करती है और खुद को घायल कर लेती है। दोस्तों, हम आपको इसके पूरी स्टोरी के बारे में रिवील करने जा रहे हैं। इसे जो कोई भी सुन रहा है, कृपया कॉपीराइट ना दीजिएगा। पहले हमें ईमेल आईडी पर जरूर से भेज दीजिएगा। वह उनकी भाषा में सीखती है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में विफल रहती है जिसे उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो। जी हाँ दोस्तों,
वह रोबोट लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी भाव नहीं देता है। उसे उसके हाव भाव को देखकर उसके सामने से लोग ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि कोई चोर आया हो या कोई जंगल में शैतान घुस गया हो। पर ना जाने क्यों तो उसे लोग इतने बुरी तरीके से मारते हैं कि शायद वह भी सोच में पड़ जाती है कि मेरी इसमें क्या गलती है। लेकिन फिर भी वह लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह मदद करने में विफल हो जाती है। उसे कोई भी जानता नहीं, पहचानता नहीं, और उससे परेशान करने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है और बड़े बड़े शिकारी उस पर हमला करने लगते हैं। बड़े बड़े जानवर जो कि शिकारी जानवर होते हैं वह उन्हें छोड़ते नहीं, लेकिन वह रोबोट भी उनसे बचकर भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। हमें मूवी के स्टार्ट में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस रोबोट में एक फीलिंग हो, वह लोगों की भाषा जानता हो, वह लोग इंसानों की तरह ही रहता हो, लेकिन उसे ऐसा कोई समझता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वह एक जानवर होता है जो कि काफ़ी बड़ा जानवर होता है। वहाँ पर वह भालू होता है जो कि रोज़ को देखता है और उस पर हमला करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वह अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचाते हुए एक पहाड़ी के पास में जाता है, लेकिन वहीं पर से वह गिर जाता है। तभी गिरते समय वह एक ऐसी जगह पर गिरता है जहाँ पर एक पक्षी होती है जो कि हंसा होता है, और वह हंसा के ऊपर ही डायरेक्ट जाकर गिरती है। लेकिन जैसे वह गिरती है तो वह हंस वहाँ पे बेमौत मारी जाती है। लेकिन उसी के घोंसले में एक अंडा होता है, और जब वह उस अंडे को देखता है, उसे पकड़ता है, तभी हम उसी के पास में एक लोमड़ी को देखते हैं जो कि उस लोमड़ी ने उस अंडे को काफ़ी ज़्यादा चुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ टाइम बाद में वह सफल हो जाती है। और जब वह उस लोमड़ी के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागती है, तब लोमड़ी उसे काफ़ी ज़्यादा चकमा देती है और ऐसे ऐसे जगह में उसे भगाती है कि वह रोज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वह उस भूखे लोमड़ी से उस अंडे को किसी भी प्रकार से बचा ही लेती है, जिसमें से हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वह एक जगह पर रिलैक्स हो जाती है। तभी हम उसी के अंदर से एक बच्चे को निकलते हुए देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। और हमने देखा है कि और काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि जब भी और हमसे की एक आदत देखी है, हमने किया पहले से एक खास कमजोरी होती है कि जैसे ही अंडे से बाहर निकलते समय वह किसी भी प्राणी को देख ले तो वह उसे अपनी माँ समझ लेती है। उसी प्रकार से वह अंडे से निकला हुआ हंस का बच्चा भी रोज़ को ही अपनी माँ समझने लगता है, जिससे बाद में हम देखते हैं कि वह उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उसे परेशान करने लगता है तो उसे बोलता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो,
वह उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करने लगता है, लेकिन वह रोबोट उससे काफ़ी ज़्यादा पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वह तो उसकी माँ है ना दोस्तों। जब भी किसी बच्चे की माँ उसे अपना बच्चा मान लेती है, तब वह बच्चा उससे काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगता है, और वह कितनी भी बदमाशी कर ले उसकी माँ को सहना ही पड़ता है। उसी प्रकार से हंसा का बच्चा होता है, जिसके लिए उसे काफ़ी कुछ चीज़ें सहनी पड़ती है। और देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और उस पर वह छाप छोड़ता है और उसकी लंबी दूरी के ट्रांसपोंडर को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके सर पर एक ट्रांसमीटर होता है, जो कि वहाँ पे अपने मालिकों के लैब द्वारा वहाँ पे वह कनेक्ट कर सकता था, लेकिन वह उस ट्रांजिस्टर कनेक्टर को तोड़ देता है, जिसके कारण अब वह रोबोट उस दुनिया में कभी वापस नहीं जा सकता जहाँ से वह आया था, और वहाँ पर से अब वह कभी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा समय बीतने लगता है दोस्तों। इस मूवी में और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बढ़ने लगती है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने लगती है, जो कि आपको देखने में बोरिंग नहीं करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर भी होते हैं। इसके बाद में हम पिंक टेल, एक ओपसम जिसके कई बच्चे हैं, उसके गला पर रोज ने हंस के लिए बच्चे का नाम ब्राइट बिल रखा, और यह उसे सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की वह सर्दियों के प्रवास में उड़ सके। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ उस बच्चे को संभालने की काफ़ी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। जहाँ पर काफ़ी सारे जानवर होते हैं और वह लोग उससे तो सभी लोग डरते थे, लेकिन वह हंसा के बच्चे के कारण वहाँ पे उस जानवर के कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो जंगल में काफ़ी दिनों से रह रहे थे। उन्होंने उस रोबोट को यानी रोज़ को एक काम सौंप देते हैं, और वह उन्हें बोलते हैं कि अब से तुम इस बच्चे की देखभाल करोगे। तुम इसे तैरना, उड़ना, खाना पीना और इसे अपनी लाइफ में कैसे जीना है, ये सभी प्रकार की चीज़ें तुम इसे सिखाना है। जिसके बाद में रोबोट यानी रोज़ को यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे जंगल के लोगों ने एक काम सौंप दिया है और उसे बात भी की है। यानी कि 100% जानवरों में से 1 से 2% जानवर जो है कि वह उससे डरते नहीं और उससे बात कर रहे थे, तो वह इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद में हम देखते हैं कि वही लोमड़ी उसके पास में आता है, जो कि बचपन में अंडे को भगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद में उसका नाम पिंक होता है, पिंक टेल। जी हाँ दोस्तों, पिंक रोज एक आश्रय बनाने में मदद करता है और वे लोग सब साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि अब फ्रिंक, ब्राइट बेल और रोज़ तीनों एक साथ में एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब हंसो को क्या खाना पसंद है, इस बारे में किसी को पता होता है नहीं।
जिसके बाद में लोमड़ी फ्रिंक वहाँ पे एक से एक खाने निकालने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वह कभी शहद तो कभी कुछ जानवरों की चर्बियाँ, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे वह रोज़ के माध्यम से निकालवा लेता है। लेकिन ब्रैड बिल यानी वह बच्चा उन चीज़ों को खाता है नहीं, जिसके बाद में फ्रिंक ही उन सारे खानों का मज़ा लेता है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा करीब होती जाती है। फ्रिंक तो एक काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक जानवर होता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा दोस्ती में घुल मिल जाता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें फ्रिंक पर डाउट होने लगता है, लेकिन वह वैसे वैसे रोज़ और ब्राइड बिल का साथ देने लगता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब वह लोग फ्रिंक और रोज़ ब्राइड बिल को तैरना सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह लोग ब्राइड बिल को काफ़ी ज़्यादा तैराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तैरना सीख तो पाता है नहीं। काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है, वह कहीं नदी नालों में गिर जाता है तो कहीं डूब जाता है, तो कहीं उसे मछलियाँ खाने लगती है, तो कई चीज़ें उसे परेशान करने लगती है। वह अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, लेकिन रोज़ उसका कदम कदम पर हिफाजत करने का काम करता है और उसे बहुत जगहों से बचाने की कोशिश करता है। ये दोस्तों, उसे बहुत तरीके से वह बचाया करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वह धीरे धीरे करके ब्राइड बिल तैरना सीख जाता है, लेकिन दूसरे हंस उसका मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह तैरती हुई एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसी के बिरादरी के काफ़ी सारे हंस तैर रहे थे। तभी वहाँ के सारे हंस उसे बोलते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, तुम हमारे बिरादरी के हो नहीं। और उसे आजू बाजू से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ में रहती हो जो कि तुम्हारे माँ को मारा है, यही तुम्हारे माँ के मरने का दोषी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण ब्राइड बिल को सारी की सारी बातें पता चलती है। वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और गुस्से में हो जाता है, जिसके बाद में वह रोज़ को वहाँ से छोड़कर ब्राइड बिल वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है रोज़ उसे नए नए तरीके से मनाने की कोशिश करता है और उसे बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है कि वह एक हादसा था। लेकिन और काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर रोज़ ने रूमेज नामक एक इकाई का पुनर्निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, जिसने उसे यूनिवर्सल डायनेमिक्स फैक्ट्री में वापस जाने की सलाह दी थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बातें समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक उसी की तरह रोबोट मिलता है जो कि रोज़ की तरह उस जगह पर गिर जाता है, लेकिन उसके सारे के सारे पार्ट अलग हो जाते हैं। रोज़ एक एक करके सारे के सारे पार्ट को ढूंढता है, लेकिन वो उसे काफ़ी ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बनता है नहीं। फिर काफ़ी प्रयासों के बाद में रोज़ उसे उस रोबोट को तैयार कर ही लेता है, जहाँ पर वह अपने एक पारदर्शी कैमरे के माध्यम से बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य को जीवन
जीना चाहिए और उस रोबोट का निर्माण क्यों किया गया है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मेरी ज़रूरत इंसानों के पास में है, मैं उनके काम के लिए बना हूँ, मुझे उनका काम करना है। इस प्रकार की सारी चीज़ें उस रोबोट ने बताया और किस प्रकार से उन्हें जीना है, किस प्रकार के उन्हें काम करना है, यह सब चीज़ें उस रोबोट ने बताया। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब वह रोबोट का उसे वापस जाने के लिए बोलता है और उसे अपना एक ट्रांसमीटर दे देता है, जिसके बाद में वह उस जगह पर दिन बीतते जाते हैं। वह ट्रांसमीटर के माध्यम से अपने लैब में कनेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही लैब में कनेक्ट होने ही वाला होता है, जहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर उसे कनेक्ट करने वाला होता है, लेकिन वहाँ से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि अब वह उस हंस के बच्चे को मनाने के लिए निकल पड़ता है और वह फ्रेंक के साथ में जाता है, जहाँ पर उसे सारी बातें बताता है और उन्हें माफ़ी मांगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे बाज और पक्षियाँ उड़ रहे थे, जहाँ पर उसके बिरादरी के लोग भी उड़ रहे थे और वह उन्हें देखता है। जिसके बाद में उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं भी काश उड़ूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसे उड़ने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत थी और वह सहायता सिर्फ उसके लिए रोज़ ही कर सकता था, क्योंकि उसके बिरादरी वाले उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद में हम फ्रैंक और रोज़ को देखते हैं, जो कि अब उसको उड़ाने के लिए उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर वह लोग काफ़ी ज़्यादा उड़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन वह उड़ाने में अनसक्सेस ही रहते हैं। दोस्तों, हंस उड़ना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन सा होता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से उसके बिरादरियों की जैसे उसे उड़ाना उसका फर्ज था, क्योंकि उसका एक मिशन था कि मैं इसकी देखभाल और इसकी पूरी ज़िंदगी बनाकर ही अपने लैब में वापस लौटूंगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर से हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक बाज आता है, जिसे रोज़ ने काफ़ी ज़्यादा मनाया और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ में अपनी तरह उड़ना सिखाऊंगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम उस बाज के साथ में हंस को देखते हैं। जब वह जैसे जैसे बाज उड़ता है वैसे वैसे ब्राइड बिल को भी अपने साथ उड़ाने लगता है और दिन काफ़ी ज़्यादा बीतने लगता है। जिसके बाद में एक जगह पर एक काफ़ी बुजुर्ग हंस आता है, जिसके बाद में वह बोलता है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी प्रकार के हंसों की एक हवाई यात्रा होती है, जहाँ पर सभी लोगों को उड़ना होता है और
उड़ने के बाद में काफ़ी चीज़ें उन्हें समझना होता है। सो काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब वह आज पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था कि मैं अब उड़ सकता हूँ। लेकिन और उसने थोड़ा थंडरबोल्ट नामक एक बाज की मदद ली थी और इसके बाद में हम देखते हैं कि अब वह उन सभी हंसों के प्रवास में शामिल हो चुका था। उनके झुंड में इस तरह से शामिल हो चुका था कि जैसे वह उनके परिवार का ही हिस्सा हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्राइड बिल को याद करते हुए उसके आगे के उद्देश्य के बारे में अनिश्चित होकर अपने ट्रांसपोंडर को फिर से सक्रिय करती है, लेकिन यूनिवर्सल डायनेमिक्स द्वारा उसका संकेत पहचाने जाने के बाद उसे तुरंत बंद कर देती है। एक तूफान के कारण गेज को यूनिवर्सल डायनामिक्स ग्रीनहाउस के अंदर शरण लेनी पड़ती है, जहाँ एक संदूषण चेतावनी के कारण रिको रोबोट उन पर हमला कर देते हैं। ब्राइड बिल जो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि अब जैसे ही हंसों की भर्ती और दिन स्टार्ट होने लगता है और फिर दिन काफ़ी दिन हो जाते हैं और इधर पे हम देखते हैं कि अब वह लोग एक आइस तूफान के कारण वह लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर रूस को बनाया जाता था और उसी की वजह से काफ़ी सारे रोबोट वहीं पर थे। लेकिन हंस के बच्चे को देखते हैं जब वह वहीं पर उसी की तरह रोबोट को देखता है और उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके बगीचे में काफ़ी सारे पंछी आए हैं। जिसके बाद में वह सारे पंछियों पर वह रोबोट हमला करने लगते हैं, लेकिन हमने देखा था कि बाज ने हंस के बच्चे को इस तरह से ट्रेन कर दिया था कि ब्राइड बिल काफ़ी चीज़ों को सीख चुका था और वहाँ पे वह काफ़ी सारे लोगों को चकमा देने की कोशिश करता है और वह रोबोट को लोगों को बहुत चकमा देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एक करके वह सारे हंस को बाहर निकाल देता है, जैसे कि वह उनका लीडर हो। क्योंकि उसने उस बात से काफ़ी चीज़ें सीख चुका था। लेकिन हम वहीं पर एक बाज को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग होता है। वह उन सभी लोगों को बचाने के लिए वहीं पर उन रोबोटों से भिड़ जाता है और उन्हें चकमा देता है ताकि सारे के सारे हंस वहाँ से बाहर निकल सके। सो हम फिर देखते हैं कि कैसे सारे के सारे हंस अब वापस आने लगते हैं। लेकिन हम इधर पे देखते हैं कि उन लोगों को आने के लिए काफ़ी दिन की ज़रूरत थी। लेकिन अब हम रोज़ को देखते हैं जब उसने अपने लिए एक आइस क्यूब बनाया होता है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने लगती है और बर्फबारी होने लगती है। जिसके बाद में जानवर के पास में रहने के लिए उनका घर में भी कोई ठिकाना नहीं होता और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। जिसके कारण उनकी जान बचाने के लिए फ्रैंक और रोज़ दोनों
रोज के कमरे में उन सारे के सारे जानवरों को लाते हैं ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में सारे के सारे जानवर लड़ने लगते हैं और फिर लड़ने के बाद में प्रिंक उन सबको शांत करवाता है और बोलता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए रोज ने तुम्हें अपने घर में लाया है, लेकिन तुम सारे के सारे लोग इस तरह से लड़ रहे हो कि जैसे कि तुम बाहर मरने से पहले तुम इसी जगह पर मर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंक उन्हें बहुत समझाता है और बोलता है कि अगर तुम शांत रहोगे तो हम सब लोगों की जान बच पाएगी, नहीं तो हम लोग तो ऐसे भी मरने वाले थे। जिसके बाद में फ्रैंक बोलता है कि अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाएंगे तो हम तो ऐसे भी मर ही जाएंगे। इसके बाद में वहाँ पे सारे के सारे जानवर देखते हैं कि कैसे सारे के सारे अब शांत हो जाते हैं और रोज की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती। जिसके बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और दिन जैसे तैसे गुजरने लगता है। लेकिन अब सर्द का मौसम जाने के बाद में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और कुछ दिनों बाद में वहाँ पर हंस के सारे झुंड वापस आ जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रैडविल वो सारे के सारे लोग वाहवाही करने लगते हैं और उसे अपने कंधों पर उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रैडविल ने उन सभी लोगों की जान बचाई थी और उन्हें वहाँ से सुरक्षित वापस निकाला था, जिसके कारण अब सारे के सारे झुंड उसे अपना सरदार मान लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। जब उनका सदस्य बन जाता है तो ब्रैडविल भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उन सभी लोगों को एक चीज़ का अफसोस ज़्यादा होता है, क्योंकि वह लोग अपने एक साथी को खो देते हैं। जिसके बाद में उन लोगों को इस चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर एक तूफान के कारण गीज को यूनिवर्सल डायनेमिक्स ग्रीनहाउस के अंदर शरण लेनी पड़ती है। जैसे ही रूस ब्राइडविल के साथ मिलते हैं, फिर से यूनिवर्सल उसे वापस लाने के लिए एक रिट्रीवल रोबोट वंड्रा को भेजता है। रोज पिंकी के साथ भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और रोज को लेकर जाने के लिए उन्हीं के फैक्ट्री से एक मशीन को भेजा जाता है, जहाँ पर सारे के सारे रोबोटों को लेकर जाया जाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि रोज को लेने के लिए वह लोग आए होते हैं, लेकिन रोज वहाँ से जाना नहीं चाहता, जिसके कारण वह प्रिंस फ्रैंकी के साथ वहाँ से भाग जाता है।
उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि वहाँ के सारे रोबोट उसका पीछा करने लगते हैं और जानवर रिको से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन ओल्ट्रा रोज को पकड़ लेता है और क्षतिग्रस्त रिको को विस्फोट करके जंगल में आग लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम अच्छे से समझाते हुए बताते हैं कि कैसे रोज को वह लोग पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे हंस एकजुट होकर जैसे ही उस अंतरिक्ष वाहन पर अटैक करते हैं तो वह कुछ टाइम बाद में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर अंदर ही रोज बेहोश हो जाता है। तभी हम ब्राइट लेट को देखते हैं कि वह उसे काफ़ी ज़्यादा जगाने की कोशिश करता है। तभी हम उसके सर पे लगे हुए एक चिप को देखते हैं, जब उसे ब्राइट लेट अंदर ढकेलता है, जिसके कारण रोज को होश आ जाता है और वह वहाँ से बाहर निकलती है और वहीं पर थोड़ी देर बाद में वह वाहन क्षतिग्रस्त होने के कारण काफ़ी ज़्यादा आग लगा देता है। दोस्तों, जंगल में तो आग काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जलती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब एक डायनेमिक्स ड्रॉपशिप पर हमला करता है, जबकि फिंक और अन्य लोग आग बुझाते हैं और उसको ओल्ट्रा द्वारा बंद किए जाने के बावजूद ब्रैडलिट को याद करते हुए उसके सिस्टम रिबूट हो जाते हैं। वो ओल्ट्रा को नष्ट कर देते हैं और ड्रॉपशिप के फटने पर भाग जाते हैं। रोज द्वीप को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए यूनिवर्सल डायनेमिक्स मुख्यालय से में लौटने का फैसला करती है, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और उस जंगल में आग लग जाती है और फिर वहाँ पर एक जमीन खोदने वाले गिलहरी लोग होते हैं जो कि हमेशा पेड़ों को नाश करते हैं, लेकिन आज उनका समय था कि पेड़ को नाश करने से वहाँ पर वह पानी के माध्यम से काफ़ी सारे आग बुझाने की कोशिश करते हैं और वह आग को बुझा लेते हैं। आग तो बुझ जाता है, लेकिन जंगल काफ़ी ज़्यादा नाश हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में वह लोग जंगल को और सबके घरों को अच्छे से बना लेते हैं और सब अपने अपने घर पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि अब काफ़ी दिन बीत गए होते हैं और रोज अपने डायनेमिक पर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन सारे के सारे जानवर एकत्रित हो जाते हैं और उसे ना जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि अब सारे के सारे जानवर उससे प्यार करने लगे थे, उसकी भाषा को समझने लगे थे। यहाँ पे रोज समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो सारे के सारे वोट इस जंगल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद में रोज फाइनली वापस वहाँ पर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब ब्राइट लीड उससे छुप छुप कर मिलता रहता है और उसके बाद से आकर उससे एनी टाइम मिलता रहता है। दोस्तों, ऐसे में यहाँ की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे लुपिता यवनों के रूप में रोजम यूनिट 7134 प्रयोग हुई कंपनी यूनिवर्सल
डायनेमिक्स का एक प्रत्यक्ष यूनिवर्सल डायनेमिक्स का एक प्रत्यक्ष रोबोट है जिसे एक बंदी पर धोया गया था और जो नए वातावरण के अनुकूल होना सीखता है। इसकी उत्पाद का नाम रोजन और उसका निर्माता राशन की यूनिवर्सल रोबोट के संदर्भ में है वह नाटक जिसे रोबोट शब्द बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे क्रिस सैंडर्स द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। बाकी हम इनके और कुछ आगे के फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्या किया और पास्ट इनका कैसा था। इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और जानने की कोशिश करेंगे। सो क्रिस्टोफर माइकल सैंडर्स का जन्म 12 मार्च 1962 को हुआ था, जो एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है, एनिमेटर और आवाज़ अभिनेता है। उनकी फिल्म पहले जो कि लिलो एंड स्टिच जो कि 2002 में आई थी और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जो कि 2010 में शामिल है। बाकी दोनों को उन्होंने डेविलाइज के साथ लिखा और निर्देशित किया, जिसमें दोस्तों हम उनके हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जो काफ़ी अच्छी हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। सो आइए जानते हैं ड्रैगन मूवी के बारे में, जो कि एनिमेटेड फंतासी फिल्म है जो कि क्रेडिसा काउवेल के 2003 में आए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया था। दोस्तों इस मूवी को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। यह दोस्तों क्रिस सैंडर्स की लाइफ की अभी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है और क्रिस सैंडर्स और डेविलिस ने इस मूवी का निर्देशन किया था, जिन्होंने विल डेविस के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी और इसका निर्माण बोनी अर्नोल्ड ने किया। इस फिल्म में जे बेरुचिल, जेरार्ड बटलर, क्रिक फर्ग्यूसन, अमेरिका फरेरा, जॉन हिल, क्रिस्टोफर मिंट, फ्लासे टीजे मिलर और क्रिस्टन वीग ने अपनी आवाज़ दी है। कहानी एक पौराणिक वाइकिंग गाँव वर्ग में घटती है। हिचकी एक छोटा सा किशोर जो अन वाइकिंग्स ड्रैगन का वध करना चाहता था। दोस्तों इसी तरह इन्होंने भी इस रोबोट फिल्म को तैयार किया था। दोस्तों यह रोबोट फिल्म आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो इस फिल्म के निर्माता की फिल्म आपको पसंद आती है या नहीं, इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिसमें आपने हंस और रोबोट रोज के बारे में जो भी कहानी देखी, उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट को जाना है और काफ़ी चीज़ें आपने तो नोटिस की होगी। सो इस चीज़ में मैंने नोटिस की कि
इस फिल्म को कैसे रिलीज किया गया होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की रिलीज डेट तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने काफ़ी संकोच में डाल दिया, क्योंकि एनिमेशन मूवी के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एकदम शानदार रहा था। दोस्तों इसकी कहानी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाती है, जैसे हम आपको आइए जानते हैं विस्तार में इस कहानी की मुख्य भूमिका क्या थी और इसे किस पर्पज से बनाया गया था। दोस्तों इसकी कहानी हमें यह सिखाने की कोशिश करती है और यह निर्देश देने की कोशिश करती है कि इस फिल्म में हमें कैसे लोगों के ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी गलती को कैसे पश्चाताप में बदल सकते हैं। दोस्तों जब आपने गलती की हो तो आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है, या फिर उस आने वाले फैमिली के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके उस परिस्थिति का कारण आपकी वही एक गलती होती है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की एक गलती जो कि हंस के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती बन गई थी। अगर वह इस बात का पश्चाताप नहीं करता और उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ चला जाता, तो शायद वह हंस का बच्चा रहता या नहीं रहता। दोस्तों इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए इस फिल्म के निर्देशक ने इस फिल्म को लिखा है। दोस्तों आपको मैं फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में सीखने लायक बात तो एक ही है कि अगर आप अपने लाइफ में किसी छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते और उन्हें उनके फोकस या उनका उद्देश्य तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो शायद आप अपने लाइफ में सबसे विफल व्यक्ति माने जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने दुनिया में इतने सारे गलत कार्य कर चुके हैं कि अपने लाइफ में पछताने के अलावा कुछ दूसरा कार्य है ही नहीं। सो दोस्तों इस मूवी में लोगों के प्रति इतनी ज़्यादा संभावना सद्भावना और लोगों के प्रति इतना प्रेम स्नेह रोज़ ने अपने लिए बना लिया था कि उसके जाने से पूरा जंगल रो रहा था। उसे नहीं जाने के लिए बोला जा रहा था। दोस्तों इस कहानी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड बातें बताई गई है कि किसी को भी यह कहानी पसंद आ सकती है। दोस्तों इस मूवी ने लोगों को क्या सिखाया क्या नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, पर हम आपको बता दें कि इस मूवी में अगर चाहे तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट में सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का निर्माता ने और भी काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवी बताई है, जो कि मैं आपको मूवी के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों मेरा इस मूवी को एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो इसे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया।
और इसे बड़ों ने भी एंजॉय किया, और बड़ों ने तो इस बात को सीखा है कि कैसे लोगों के प्रति उदारता और एक प्रेम स्नेह बनाकर रखने से हम जीवन में क्या क्या नहीं पा सकते हैं। हम रोज़ को ही देख लेते हैं, जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसके सामने कोई भी जानवर या उस जंगल के कोई भी पशु पक्षी उसके पास में नहीं आते और उसे दूर भागते हैं। यहाँ तक कि सारा जंगल उसे इग्नोर करता है और एक ही चीज़ उसे बोलता है कि तुम हमसे दूर रहो। उसे मारता है, पीटता है, भगाने की कोशिश करता है, दौड़ाता है। यार, इस रोबोट में एक ऐसी बात है समझ नहीं है कि उसमें फीलिंग कहाँ से आई, क्योंकि रोबोट ही है। ऐसी फीलिंग तो उसमें आ नहीं सकती, या थोड़ी सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, फिर भी हमने देखा कि कैसे एक पक्षी के माध्यम से और उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लोगों के दिल में अपने लिए अपनी जगह बना ली। लोगों को इतना प्यार मिला कि उसके जंगल से वापस जाने पर पूरे पशु पक्षी या जितने भी जानवर थे सभी रोना चालू कर दिए। सभी के मन में एक ही शंका थी कि वह यहीं पर रुक जाए, क्योंकि वह लोगों के साथ बहुत किया करता था। लेकिन अब तो कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रोज को भी उन जंगल के जानवरों की रक्षा के लिए अपने आप का उनसे दूर रखना ही स्वाभाविक समझा था। सो दोस्तों, इस चीज़ को तो हमने नोटिस कर ही लिया, फिर भी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपको इस मूवी से क्या क्या सीखने को मिल सकता है। सो कुछ पॉइंटों को मैंने नोट किया हूँ, जिसको आप लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए। पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी से प्रेम करो या किसी की सहायता करो, तो आप उससे वापस लेने की कोई उम्मीद ना रखो। अगर इस प्रकार से हम लोगों की सहायता करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी और सद्भावना रहती है। फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि कैसे इस मूवी के जो प्रिंक होता है वह केसर होता है, जो कि एक ऐसा प्रजाति है कि पल पल अपना रंग बदलता। लेकिन हमने इस मूवी के एंड तक देखा कि कैसे रोज की सहायता के लिए पिंक हमेशा तत्पर रहता और उसके हमेशा साथ रहता था। एक ही घर में तीनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ना जाने क्यों तो उनके अपनी लाइफ काफ़ी मस्त मगन थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समस्याएं आती रही। बाकी आपको यह मूवी कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब इस मूवी का टीजर आया था और ट्रेलर आया तो लोगों की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रही थी। लेकिन फिर भी लोगों ने मूवी देखने के बाद में काफ़ी कुछ सीखा और इस मूवी को सुपर डुपर हिट बना दी। फिर भी हम देखेंगे कि किसी मूवी के ट्रेलर को देखकर ही उसे जज नहीं किया जाए। सो दोस्तों, आपको इसकी कहानी कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों,
आपको इस स्टोरी से ऐसी क्या क्या बातें सीखने को मिली है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने भी ऐसा कोई रोबोट तैयार किया है या आपने भी किसी रोबोट के बारे में कुछ कल्पना की हो या आपने भी एडवेंचर फिल्मों में काम करने की सोची हो या फिर आपको एडवेंचर एनिमेशन फिल्में देखनी पसंद हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपको हम और बताते हैं आगे के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी से आगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करेंगे, जो कि मोआना 2 है, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले फ्रोजन के सेकेंड पार्ट ने काफ़ी धूम मचाया था। अगर आपने भी उस मूवी को कभी एंजॉय किया हो तो आप कभी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आपने भी किसी स्टोरी को देखा हो या अपने माइंड में क्रिएट किया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो दोस्तों, इस मूवी का आपको सिखाने का मतलब तो एक ही चीज़ था कि हमें जंगली जानवर से कितना प्यार करना चाहिए। आने वाले दिनों में यह हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, या हमें कितना सुकून मिल सकता है, इन चीज़ों के बारे में आप और हम अच्छे से जानते हैं। सो दोस्तों, तैयारी कर दो आप भी आज से इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद में हमें आपको इन चीज़ों की प्रजाति विलुप्त होती दिखती रही है। दोस्तों, हमने काफ़ी सारे पक्षियों को देखा है जो कि 10 सालों के अंदर कितने कम संख्या में बचे हैं। पहले तो हम काफ़ी अजीब अजीब प्रकार के पक्षियों को देखा करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम तो किसी भी पक्षी को नहीं देख पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से यह मूवी हमें जंगल एडवेंचर, रोबोटिक, इंसानों की सहायता के लिए और इंसान अपने सुखों के लिए किस प्रकार का दोहन करते जा रहा है, यह चीज़ें भी हमें काफ़ी चीज़ें इस मूवी में समझाने की कोशिश की गई है। अगर हमने इस मूवी में देखा हो कि कैसे जंगल में आग लग जाती है और आधे से ज़्यादा जंगल किस प्रकार से नाश हो जाता है, लेकिन उसे तैयार करना यह हमारा किस प्रकार का कर्तव्य है, इन चीज़ों को तो हमने देखा ही है। फिर भी इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक, एनिमेशन, परफेक्ट स्टोरी लाइन दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इसे एंड तक जरूर देखोगे। आपने इसमें एक चीज़ और नोटिस किया ही होगा, कैसे इस मूवी ने इतनी कम लेंथ रखी है, लेकिन फिर भी इस मूवी में ऐसा लगता ही नहीं कि हम इतने टाइम तक बैठ गए हैं,
क्योंकि मूवी ख़त्म होती ही नहीं। हमें इस प्रकार की बातें समझाने की कोशिश करती है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि मूवी में स्टार कास्ट की बहुत सी आवाज़ें हैं। इसमें आपको मेल की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मैं आपको और आगे की स्टोरी बताता हूँ, कैसे रोबोटिक लाइफ हमारे आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, मैं इस बातों को ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमें मोटर बेचने पे समझ आ रही है, क्योंकि लाइफ में किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता है, जो कि हमें रोबोटिक रोज ने बता दिया था। दोस्तों, इसके बाद में हम जानेंगे इस मूवी की और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातों को। तो द वाइल्ड रोबोट फिल्म समीक्षा लेखक पीटर ब्राउन की पुस्तक पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि फिल्म उतनी ही पूर्ण लगती है जितनी किया है, बजाय किसी स्टोरी बोर्ड पर जल्दबाजी में सोची गई। द वाइल्ड रोबोट एक हाथ से चित्रित एनिमेशन तकनीक का उपयोग करती है, जो आंशिक रूप से क्लासिक डिज्नी, आंशिक रूप से हायाओ मियाजाकी है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मन से सोची हुई फिल्में नहीं है। इस कहानी को पहले बुक में क्रिएट कर दिया गया है, उसके हिसाब से इस मूवी को बनाया गया है। बात करेंगे दोस्तों इस मूवी के कुछ रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं, जो कभी कभी दिलों पर अपनी बातचीत होती है। हम सभी यह जानते हैं कि ज़रूर, लेकिन अगर आपको याद दिलाने की ज़रूरत है तो यह ड्रीमवर्क्स की फिल्म है, जिसमें एक विशाल एआई सशक्त रोबोट एक नाजुक अनाथ पक्षी के लिए अपना दिल खोलता है, और उसके बीच जो बंधन बनता है वह जंगल को हिला देता है। जब लेखन पीटर ब्राउन की किताब पर आधारित, यही कारण है कि यह फिल्म उतनी ही पूर्ण लगती है जितनी कि यह है, इसके बजाय कि इसे जल्दबाजी में स्टोरी बोर्ड पर लिखा गया हो। द वाइल्ड रोबोट में हाथ से पेंट की गई एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आंशिक रूप से क्लासिक डिज्नी और आंशिक रूप से हायाओ मियाजाकी है। तस्वीरें दोस्तों इसमें चौंकाने वाली है। चाहे वह रोजम 70,134 की वीरानी हो या रोज़ एक चलता फिरता बात करने वाला रोबोट हो, जो हर काम को पूरा करने की कोशिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित होता है। अलविदा कहने के लिए एक चट्टान से एक टहनी से लटका हुआ है, या एक घूमती हुई बर्फीली आंधी में अकेला बैठा हुआ है, या रोज की गर्दन के मोड़ में बसा हुआ ब्राइडविल कॉर्नर की गर्माहट, जो बाद वाले को शक्ति देने के वाले क्रॉसिंग नेटवर्क को चमकाती है। यहाँ दोस्तों, यह रोज और फ्रिंक द्वारा आखिरकार ब्राइडविल को देखने की खुशी, जिसे उन्होंने कभी कभी अनिच्छा से पाला था, आसमान में उड़ता हुआ
या फिर न्यू आर्क जैसे घर की सहूलियत, जिसे रोज ने विशेष रूप से कठिन सर्दियों के लिए बनाया था। दोस्तों, इस मूवी में जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में हमें काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इस मूवी में रोबोट के इमोशन को इस तरह से समझाया गया है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रोबोट हमारे ज़िंदगी में कभी बन जाते हैं तो, और ऐसे ही समझदारी वाले क्या ऐसे ही होते हैं, यह चीज़ हमें सोचने की देरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि द वाइल्ड रोबोट जो मूवी है यह आने वाले फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली, क्योंकि इसी तरह से शायद आने वाले मूवी में या फिर आने वाले हमारी लाइफ में कुछ रोबोट की महत्वपूर्ण ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे रोबोट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम जानेंगे इसके कुछ और स्टोरी के बारे में दोस्तों। और इसके बाद में उपन्यास लिखने वाले बताते हैं कि मैंने अपना पहला बच्चा का उपन्यास लिखा। यह एक सुंदर प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन मैं तनाव और अकेलेपन, अपंग, आत्मसंदेह के बच गया था और मेरा उपन्यास दुनिया में आ गया है। इसका नाम है द वाइल्ड रोबोट है। अगर आपके पास कुछ मिनट है तो मैं आपके इस बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब उपन्यास में इस चीज़ों में लिखा तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है। सो दोस्तों, इसको आपको अच्छे से सुननी चाहिए। मुझे आश्चर्यजनक स्थानों पर रहने वाले प्रकृति के दृश्यों की कल्पना करना बहुत पसंद था, और मुझे इससे आश्चर्यजनक स्थानों पर रहने वाले अप्राकृतिक चीज़ों के दृश्य के बारे में सोचने का मौका मिला और मैंने कुछ रेखा चित्र बनाई। मैं पेड़ पर रोबोट की छवि देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ था और अचानक मेरे मन में एक प्रश्न मन आया कि एक बुद्धिमान रोबोट जंगल में क्या करेगा। मुझे द क्यूरियस गार्डन पर काम पर वापस लौटना था, लेकिन जब यह सवाल मेरे दिमाग में कभी नहीं निकला और मैंने अपने खाली समय में जंगल में रोबोट के बारे में नोट्स बनाता रहा। मैंने पेड़ों पर रोबोट के चित्र बनाए और मुझे हमेशा से विज्ञान कथाएं पढ़ने में मज़ा आता था, लेकिन अब मैं विज्ञान कथाएं पढ़ रहा था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि रोबोट शब्द 1920 के दशक में कॉरेल कैम्पे द्वारा लिखे गए विज्ञान कथा नाटक से आया है। नाटक का नाम पुअर है, जिसका मतलब है रासम के यूनिवर्सल रोबोट। जी हाँ दोस्तों, कॉरेल कैपेक अपने भाई की थोड़ी मदद से रोबोट शब्द का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने विज्ञान कथा के सबसे मशहूर प्राप्त में से एक का भी था। रूर में रोबोट को एहसास होता है कि उसने अपने मानव मालिकों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वे उठ खड़े होते हैं और पूरी मानवता को नष्ट कर देते हैं। और तब से विज्ञान कथा लेखक उस कहानी के अलग अलग रूप बता रहे हैं। हालांकि मैंने एक अलग तरह का रोबोट बताना चाहता था, लेकिन रोबोट की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको आखिरी जंगल के सामंजस्य में उन्हें पाता है, जिसकी आप उम्मीद करते हैं। मैं एक रोबोट प्रकृति की कहानी बताना चाहता था। साल बीतते गए, मैंने द क्यूरियस गार्डन पूरा किया और कई चित्र पुस्तकें लिखी और चित्रित की। इस दौरान मैं चुपचाप अपनी रोबोट प्रकृति की कहानी पर काम कर रहा था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जानवरों के व्यवहार और बच्चों के बेहतरीन उपन्यासों
तक सब कुछ पढ़ रहा था। 2012 में कई सालों के अध्ययन और चिंतन के बाद मैं उस सवाल पर वापस आया जिसने पूरी इस प्रक्रिया को शुरू किया। और एक बुद्धिमान रोबोट जंगल में क्या करेगा, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने रोजम नामक एक रोबोट का आविष्कार किया और कल्पना करने की कोशिश की कि वह जंगल में जीवन को कैसे संभालेगी। रोबोट लगभग कोई भी आविष्कार में आकार ले सकते हैं और इसलिए मैंने रोज़ के लिए अलग अलग डिजाइन और क्षमताएं और उद्देश्य सोचे। उसे मजबूत और बुद्धिमान होना था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं। अगर पाठक कभी रोबोट से जुड़ना चाहते हैं तो उसे कमज़ोर होना होगा, अजय नहीं। और अगर वह मानव जैसी हो तो यह मददगार भी हो सकता है, यानी अगर उसके हाथ पैर और सिर हो ताकि पाठक खुद को उसकी जगह पर कल्पना कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सीखने में सक्षम होना था। और फिर रोज के लिंक का मुद्दा था। दोस्तों, जब पाठक ने इस कहानी को चित्रित किया या लिखा तो उसने अपने मन में काफ़ी सारी बातें बताई। दोस्तों, इन चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आगे वाले ने जब इस कहानी को लिखा होगा तो उसने अपने आप को ही जंगल में पाया होगा, क्योंकि बिना अपने आप को रखे हम कोई भी लेखन या कोई भी कविता या फिर किसी भी प्रकार की कहानी को हम नहीं लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से उसने अपने आप को रखते हुए ज़िंदगी में हम जंगल में किस तरह से जीवन में यापन करेंगे, इन सभी को चित्रित किया, अपने मन में कल्पनाएं की। इसके बाद में वह इस चित्र को और इस कहानी को लिखने में सफल हुआ। हम सभी जानते हैं कि असली रोबोट ना तो नर होते हैं और न ही मादा, लेकिन रोबोट पात्रों के साथ कार्य करते समय लिंग का मुद्दा जटिल हो जाता है। लेखकों और फिल्म निर्माताओं और नाटककारों को लगभग हमेशा प्रत्येक चरित्र के लिए सर्वनाम वह यह चुनना पड़ता है और ऐसे करके वे प्रत्येक चरित्र के लिए एक लिंग या उसके अभाव के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि यह रोज के लिए उपयुक्त सर्वनाम हुआ, लेकिन वह एक यह थी जो मुझे उसकी परवाह करने में परेशानी हुई। इसलिए मैंने सी जैसे लिंग तटस्थ सर्वनाम का उपयोग करने या अपने रोबोट पात्रों के लिए केवल फ्री जैसे सर्वनाम का आविष्कार करने पर विचार किया। लेकिन कहानी बिन आविष्कृत विज्ञान की व्याख्या के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। मुझसे पहले बहुत से विज्ञान कथा लेखकों की तरह मैंने अपने रोबोट चरित्र के लिए विशिष्ट सर्वनाम चुनने का फैसला किया। मैंने रोज के व्यक्तित्व और दूसरों के उसे देखने के तरीके को करीब से देखा और मैंने तय किया कि वह महिला होगी। इसे वास्तव में रोबोट प्रकृति की कहानी बनाने के लिए रोज को कई तरह के प्राकृतिक तत्वों का सामना करना होगा और बुद्धिमान रोबोट के अस्तित्व को समझाने के लिए कहानी को भविष्य में घटित होना होगा। मैंने कल्पना की कि कुछ 100 सालों में जंगल कैसा दिखेगा और मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें आई, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए समुद्र का स्तर के कारण दूर दूर से जानवर अंततः एक साथ आने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी ऊंची ज़मीन की तलाश में हैं और हो सकता है कि कुछ ऊंची ज़मीन पूरी तरह से पानी से घिर जाए।
जिससे नए द्वीप बन जाए। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने कहानी को भविष्य में बहुत दूर एक उबड़-खाबड़ उत्तरी द्वीप पर सेट किया, जो बढ़ते समुद्र के कारण बना और जिसमें मौसम और वनस्पति जीवों की विविधता थी। एक बार जब मैंने रोज की डिजाइन की और उसकी कहानी के लिए सेटिंग कर ली, तब मैंने कथानक पर काम करना शुरू किया। मैंने उसके अभ्यास से शुरू की जो अपनी चित्र पुस्तकों के लिए करता हूँ। कहानी के लिए सभी संभावित दिशाओं का मानचित्रण करने में एक साल बिताया। विचार करने के लिए बहुत कुछ था। एक रोबोट जंगली कैसे बन सकता है? क्या रोबोट का वन्य जीवों से कोई संबंध है? रोज एक पेड़ या तूफान या एक कोई ओपसमस में से किसी तरह के सबक सीख सकता है, और रोज पहले स्थान पर एक द्वीप पर क्यों है? दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में और इस कहानी की स्टोरी को जानने के बाद में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ राय देना चाहता हूँ और मैं अपनी कुछ कल्पनाएँ आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप किसी जंगल में हैं, राइट। आपके आजू बाजू कोई भी प्रकार के जानवर है या ऐसे जानवर जो कि आपको सिर्फ खरोच पहुँचा सकते हैं लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम रोबोट हैं और हम जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन हम तो पहली बात, अगर जब जंगल में अकेले रहेंगे तो हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचेंगे कि काश हमारी किसी से दोस्ती हो जाए, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम जंगल में अकेला ना रहें। फिर हम सब लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन हमने इस मूवी में देख लिया था कि हमसे कोई दोस्ती करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब हमने किसी का नुकसान किया और उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ली, तब हमने पाया कि सारे के सारे जानवर या सारे के सारे जंगली जानवर हमारे दोस्त बनते गए और वह दोस्त भी इस प्रकार से बने कि वह हमें ज़िंदगी भर यादगार रहने वाले और हम उसे याद रहने वाले, इस प्रकार से हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए थे। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में एक बातें आई थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, क्या रोबोट के मन में भी कभी ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे इंसान के मन में? जैसे कि हमने देखा था कि रोबोट उस जंगल में जब बियर से पिछड़ जाता है, तब फिर उस रोबोट के मन में ऐसी फीलिंग कैसे आ सकती है? दोस्तों, अगर हम किसी भी मशीनों का निर्माण करते हैं लेकिन हम उसमें मनुष्य के द्वारा किसी भी दिल की धड़कन वाले सिस्टम को हम उसे नहीं कलेक्ट कर सकते या बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस मूवी में रोज को देखा था, जो कि उस पंछी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी कि उसके बिना शायद वह रह नहीं सकता था। उसके सारे के सारे ख्वाहिशों को उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था। उसे मनाने और उसकी रक्षा करने के लिए वह बहुत ज़्यादा सशक्त था। उसने उसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। उसे तो यह भी पता था कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो शायद मेरे पार्ट कभी साथ में जुड़ नहीं पाएंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमने उस रोबोट को रोबोट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह समझा। क्योंकि दोस्तों, मैंने पूरी मूवी देखी जिसमें मैंने उस रोबोट को रोबोट तो नहीं समझा, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग को देखते हुए मुझे तो वह एक इंसान जैसा ही लगा। दोस्तों, आपके मन में क्या ऐसे भी विचार आ सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कभी ऐसे रोबोट हम बन सकते हैं या नहीं?
दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको हमें बताना पड़ेगा। दोस्तों यह हमें कोई कहानी नहीं लग रही थी, क्योंकि यह आने वाले दिनों के लिए हमें एक फ्यूचर नज़र आ रहा था। मैंने जैसे पूरी स्टोरी को देखा, जाना, मूवी में कुछ बातें नोटिस की, जिसके बाद में मैंने आपको पूरी स्टोरी तो बताया। लेकिन अगर आप कुछ इसमें और इंटरेस्टिंग जानना चाहेंगे तो मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे इस मूवी में उस जंगल में ही आखिरकार रोबोट को क्यों गिराया गया। दोस्तों यह भी एक कल्पना करना काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि ऐसी कल्पना तो शायद कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हमने उस पाठक को देखा जो कि ऐसे कल्पना कर लिया था, जो कि होना असंभव लगता है। लेकिन इस मूवी में हमें जैसे उस रोबोट को दिखाया गया है, तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि शायद यह एक रियलिस्टिक रोबोट हो, या फिर आने वाले दिनों में क्या ऐसी फिल्में कभी बन सकती हैं दोस्तों, या किसी फिल्म से भी बहुत ज़्यादा यादगार मूवी लगे दोस्तों। यह एक एनिमेशन नहीं, यह दिल से अटैच करने वाला एक बहुत शानदार स्टोरी था दोस्तों। इसे जिस पाठक ने भी लिखा है उसे सोचने समझने के लिए यह उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगा ही होगा। क्या दोस्तों आप कभी ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं? हमें थोड़ी सी अपनी राय तो ज़रूर दीजिएगा। मैं इस मूवी में आपके लिए कमेंट ऑफ का सिस्टम नहीं रखूँगा, क्योंकि यह मूवी हमारे दिल के ज़्यादा करीब है। आने वाले दिनों के लिए यह हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा रही हैं दोस्तों। आज इसे कल्पना किया गया है, आने वाले टाइम में इसे इस धरती पे लाया जाएगा, या फिर ऐसे ही इसे क्योंकि यह किसी के कल्पना से भी परे है। अगर आप चाहे तो क्या आप भी ऐसी कल्पना करना चाहेंगे, या आपके मन में भी क्या कभी ऐसे ख्याल आए थे? दोस्तों इस मूवी को आपने भी देखा होगा, या कोई भी बच्चे से सुन रहे हैं दोस्तों, इस मूवी को आपको एक बार एंजॉय तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सच बता रहा हूँ आपको, यह अपने दिल से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाली है। इसे देखने के बाद में आप पछताएंगे तो नहीं, क्योंकि आपके मन में बहुत से ख्याल ज़रूर से आएंगे कि कैसे क्या कभी एक रोबोट ऐसा ही कर सकता है, या उसे एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वह अपने आप को इस तरह से रख सकता है। दोस्तों आपके मन में यह भी ख्याल ज़रूर से आएगा कि क्या रोबोट कभी डिस्चार्ज हुआ ही नहीं होगा, या फिर इतने दिनों से वह कैसे जंगल में अकेला रह रहा था, क्योंकि उसे चार्ज करने के लिए कुछ तो उपकरण की ज़रूरतें पड़ेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को भी आपके दिमाग में सोच आएंगी। फिर भी डोंट वरी दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसी कोई चीज़ें रोबोट के लिए होंगी ही नहीं। वह दिन में चार्ज और रात में आराम, डिस्चार्ज या कोई भी वर्क ही करते रहेंगे। आपको इन सभी चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा दोस्तों। दिल से इस मूवी को आप देखने तो ज़रूर जाएंगे। फिर भी मैंने जब इस मूवी को देखा तो मैंने एक थिंकिंग से देखा कि सही में इस तरह का काल्पनिक करने वाला कोई भी जब लेखक होगा तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। यार सच में आप भी सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर
कभी भी ऐसे काल्पनिक विचारों को सोच सकता है। दोस्तों, क्या आप अपने आप को कभी जंगल में सोच सकते हैं? या हो सकता है आप सोच सकते हैं, लेकिन एक रोबोट को क्या कभी इस तरह से अट्रैक्ट, इम्प्रेशन या किसी से एक पक्षी जैसे कि हमने देखा या आपको मैंने जो स्टोरी बताया उसमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट कैसे हो सकती है? दोस्तों, यह सब चीज़ें सोचने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमने इसमें बहुत सी चीज़ें नोटिस की थी। सो आपका इसमें क्या कहना है? इन सभी चीज़ों का लिस्ट या फिर कोई भी चीज़ें आप साझा करना चाहते हो हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने मन से कोई एक कहानी बना लूँ और उसे इसी चैनल पर अपलोड कर दूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी तो है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। लेकिन आपको तो मैं बता दिया हूँ कि कैसे इन चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस एनिमेशन मूवी को बनाने के लिए किसी भी कैरेक्टर या फिर बनाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी हो, उन्होंने ख़रीदने से पहले, बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्की समझा होगा, क्योंकि इस तरह की काल्पनिक मूवी पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है और इसे कैसे एंजॉय करना चाहेगा। सो दोस्तों, इसमें आपको और भी चीज़ें बताएं तो गई होगी, पर इन चीज़ों के लिए हमें तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करना ही बनता है। पर दोस्तों, मैंने आपको और भी चीज़ें बताने की कोशिश किया हूँ। सो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या एक बच्चे का रोबोट माँ की तरह ख्याल रखता है। दोस्तों, इसमें आपको क्या बातें समझ आता है, थोड़ा सा अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आपने इस मूवी से क्या सीख ली है या फिर अपने बच्चों को आप क्या बताएंगे, इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह मूवी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन पाई है क्योंकि 2024 में आने वाली यह मूवी एक टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, इसकी कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब है, तो इसमें कुछ आपको बताने वाली बातें तो है नहीं। इसमें बस जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों, ऐसे सभी चीज़ों को देखते हुए मन में फीलिंग लेते हुए इन सभी चीज़ों का नज़ारा हम ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में रोबोट हमारे लिए इस तरह से काम करेंगे जैसे कि कोई वेटर किसी होटल में अपने मालिक के लिए काम किया करता है। ऐसे इसी प्रकार से आने वाले दिनों में एक रोबोट भी इसी तरह से सारे के सारे काम किया करेगा। लेकिन हमें इन कहानियों से अभी से सीख लेना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। उस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनुशासन और अनुबद्ध सिस्टम बनाए जाएंगे और किस प्रकार से कैसे जीना है, अपने जीवन में यापन किस प्रकार से करना है, इन सब चीज़ों को बताएंगे। बाकी क्या आपको भी ऐसी एनिमेशन स्टोरी पसंद आती है या नहीं? दोस्तों, आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सिनेमा के लिए बेताब रहते हैं या नहीं? हमें थोड़ी सी अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
मुझे तो ऐसी स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी आपने और कितनी सारी ऐसी स्टोरी देखी हैं क्या? कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे आने वाले दिनों में ऐसी मूवी बनना चाहिए या नहीं? दोस्तों, हमने तो ट्रांसफार्मर जैसे और भी कई रोबोटिक मूवी देखी हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे बस में तो होती है नहीं। फिर भी हम आपको बता ही देते हैं कि ऐसे कैसे इस मूवी को एक्सप्लेन किया जा सकता है और इस मूवी की काल्पनिक इतनी सटीक कैसे हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी मूवी आएगी या फिर ऐसी मूवी का आपको इंतज़ार रहेगा? इस चीज़ों के मामले में आप भी क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? ऐसी मूवी दोस्तों आने वाले दिनों में आपको देखना पसंद आएगा या नहीं? क्या आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे रोबोट बनकर तैयार हों या नहीं? और आप ऐसे मूवी को इससे पहले कभी देखा था या फिर इसके बारे में ऐसी कहानी सुने थे या नहीं? ऐसे इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिर भी हम आपको और काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एनिमेशन स्टोरी में इसका बैकग्राउंड आपको कैसा लगा? दोस्तों, इसका बैकग्राउंड तो वैसे ठीक ही था। बाकी और भी कुछ बताना चाहूँगा कि इसके म्यूज़िकल राइट से भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे। म्यूज़िक का तो उतना ज़्यादा इसमें हमको समझ आया नहीं, फिर भी जैसे कैसे कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया ही होगा। इसमें इतने म्यूज़िक थे नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। दोस्तों, आपको मूवी की एंडिंग कैसी लगी? मूवी की एंडिंग तो एक नॉर्मल सी ही थी, ठीक ठाक, लेकिन जब शुरू से ही कहानी स्टार्ट होती है तब और भी चीज़ें यहाँ पे देखने लायक होती है, क्योंकि इस मूवी के एंडिंग तो उतना मज़ेदार नहीं था, लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स था वह तो बहुत शानदार था। क्लाइमेक्स हमें एक देखा दुखा सा लगा और कहानी प्रेडिक्टेबल लगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी यह मूवी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती, क्योंकि इसमें जो किरदार रोबोट का था वह बहुत ज़्यादा शानदार था। वह सोचने लायक, समझने लायक और काफ़ी चीज़ें बताने लायक था। इसलिए उसका इंतज़ार आपको रहेगा कि आने वाले कुछ टाइम बाद में इसका आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही चीज़ों के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें हमारे लिए ही बनने वाली है। पर दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में रिलेट करना चाहिए, और रिलेट अगर आपने नहीं भी किया हो तो फिर भी मैं आपको होती है या नहीं इन चीज़ों के मामले में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्त, इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ तो मैं बता दूं कि क्या आपने कभी रोबोट देखा है
या नहीं? क्या आपने सिर्फ कल्पना ही की है? दोस्तों, हम तो सोशल मीडिया पर कई प्रकार के रोबोट को देखते हैं, लेकिन हमें वो फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है कि यह सब इमेजन ही है और यह सब मूवी में बताए जाने वाले ही रोबोट हैं। इन इन सब चीज़ों के लिए आपको ये मूवी एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस बारे में तो आपको कुछ बताया ही नहीं हो। दोस्तों, आपको यह मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। आप जाकर डिज्नी हॉटस्टार पर ज़रूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखाएंगी और आपको बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों के लिए समझाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि दोस्तों, आपने भी इस मूवी में ऐसी चीज़ों को नोटिस किया होगा कि क्या इस चीज़ों को सोचना, एक काल्पनिक करना, ऐसा कभी हो सकता है या नहीं? क्योंकि इस मूवी में आपको सोचने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जो कि काफ़ी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी रोबोटिक अंदाज में उसे करना काफ़ी ज़्यादा अंदाज हो सकता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं कि क्या होता है क्या नहीं, इन चीज़ों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जो भी था मैंने आपको एक्सप्लेन मूवी के स्टार्ट में कर चुका हूँ। फिर भी दोस्तों, आपको कई चीज़ें बताने की है, पर आपको कुछ चीज़ें लिमिटेड बताना ही सही रहेगा। फिर भी दोस्तों, आपने चाहा तो ऐसी चीज़ों का निर्माण या आप भी कोई एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी लिख सकते हैं और एक काल्पनिक स्टोरी को लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि हम कोई भी चीज़ों को रिलेट करने से पहले बहुत ज़्यादा बार सोच लेते हैं, वह बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। या फिर हम किसी चीज़ों को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो कि रोबोट होता है वह कोई नौकर नहीं, उसके भी अपना कोई पर्सपेक्टिव होता है। दोस्तों, रोबोट को हम लोगों ने इसलिए खरीदना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में वह रोबोट उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करो, क्योंकि उन रोबोट से आने वाले दिनों में हमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि वह रोबोट अगर हमारे लिए एक तरह से फ़ायदेमंद हो सके तो दूसरे तरफ से नुकसान भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता नहीं सकते।
क्योंकि द वाइल्ड रोबोट के पाठक ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताया कि वह रोबोट अपने नियमों और नक्शों के हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यह कहानी को लिखने के लिए मुझे करीब 1 से 1.5 साल से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि ऐसी अद्भुत कहानी के लिए आपको बहुत बार सोचना तो पड़ेगा ही। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे इमेजन और ऐसे द वाइल्ड रोबोट के बारे में आपको सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग चाहिए और उसमें आपकी मेंटलिटी किस प्रकार से चलेगी, यह सब चीज़ें आपको सोचने पर तो ज़रूर से मजबूर करेंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत चीज़ों से रिलेट करवाएंगी। इसमें हमने हिरण जैसे बतख और लोमड़ी, जो कि इन लोगों को इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि पुस्तक के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। दोस्तों, द वाइल्ड रोबोट के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी दिनों का समय लगा था। बाकी आपने इस चीज़ को किस नज़रिए से देखा था तो यह तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जंगली रोबोट भाग निकला अंततः 2016 में उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति बताते हैं कि पहला बच्चों का उपन्यास द वाइल्ड रोबोट प्रकाशित किया गया। यह रोज नामक एक रोबोट की कहानी थी जो दूर के जंगल में रहने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि रोज सिर्फ जीवित नहीं रहती, वह अनुकूल करती है और वन्य जीव के साथ में सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती और वह जानवर के दोस्त और यहाँ तक कि एक परिवार भी बनाती है। दोस्तों, यह रोबोट के लिए एक बहुत कड़ा परिश्रम की तरह होता है, जो कि किसी की भी समझ के परे होता है। दोस्तों, रोबोट के द्वारा जानवर के प्रति लगाव, इन सब चीज़ों को हम सोच क्या बहुत चीज़ों से हमें नेगेटिव पॉइंट को दूर रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इस प्रकार से हैं जैसे कि आने वाले दिनों में यह कोई हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो सके। दोस्तों, इसमें से जो कहानी आप सुनना चाहेंगे तो हम मूवी में जाकर एंडिंग तक ज़रूर से सुनिएगा। दोस्तों, फिर मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं जिसे आप सुनने के बाद इस मूवी को देखना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि यह मूवी आपको इतनी ज़्यादा एंजॉयमेंट फील करवाएंगी। आप इसे जाकर डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, डिज्नी प्लस ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोशन किया था, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादातर कम बना करती है। नहीं तो हमने इससे पहले फ्रोजन, मोआना काफ़ी जैसी फिल्में देखी है, लेकिन उनसे यह फिल्म अलग ही है। कोई राजा रानी या फिर किसी भी चीज़ों से हर एक फिल्म रिलेट नहीं करती है, सिर्फ अपने आप में मस्त मगन रहती है। और इसे जिसने भी काल्पनिक किया उसे तो 100 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि जब इस मूवी को रिलीज़ किया गया था
तो उसने बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रचने का इतिहास बना दिया था। हाँ दोस्तों, इस मूवी में इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप अपने टाइम को बर्बाद नहीं करें तो बेहतर हो। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलते जाता है और दिन बीतते जाता है, वैसे वैसे कई समस्याएं रोबोट को झेलनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों उसे ठंड से लेके गर्म से लेके बरसात तक सभी ऋतुओं को झेलना पड़ता है। लेकिन वो एक रोबोटिक मशीन होता है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह सभी लोगों के लिए कभी घर बनाता है तो कभी उनके रहने का इंतज़ाम करता है, तो लोगों की सहायता करता है, बहुत चीज़ें करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीज़ों को समझना उन सभी जानवरों को ही परे होता है। लेकिन जब एक जगह पर उसका प्रचार हो जाता है तो लोगों को यह चीज़ें बहुत पसंद आने लगती है। या दोस्तों, बाकी आपने इस मूवी को कब एंजॉय किया था, हमें अपने कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर भी अगर आपने इस मूवी को मिस किया हो तो आप इस मूवी को एंड तक देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी मूवी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे आप इस मूवी में इंटरेस्टिंग बातें करते जाएंगे या इंटरेस्टिंग सीन को देखते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका मन बहकता चला जाएगा। आप सोचेंगे कि इस मूवी को हम पहले एंजॉय क्यों नहीं किए। दोस्तों, इस मूवी को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और आपने इस मूवी को देखे हुए काफ़ी साल लगा दिए, तो आपको इस मूवी को देखना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसमें आपके आने वाले सफ़र को भी रिलेट करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सीन में हमें कई फिल्मर्स को देखा है कि डायरेक्टर और इसके को डायरेक्टर जिन्होंने फिल्मों को निर्माण तो किया, लेकिन बहुत सी चीज़ें छोड़ गए। अंततः फिल्म फ्लॉप रही, एवरेज रही और कहानी भी होने के कारण मूवी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। जिसमें हमने देखा था वाइल्ड रोबोट, जो कि एक अलग किस्म की मूवी थी। इसे दुनिया के सारे लोगों ने पसंद किया था। तो इस मूवी को और इसमें सभी काम करने वाले एक्टर्स या फिर जिसने भी इस एनिमेशन को क्रिएट किया होगा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही मूवी को आगे लाना संभव होता है। और VFX के माध्यम से ऐसी चीज़ें लाइफ में बहुत चलती है। दोस्तों, फिर भी आपको कुछ और बताना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए हम रखते हैं, टाटा बाय। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मूवी, जिसको शायद आपने तो देखा होगा या फिर आपने इस मूवी की ट्रेलर को ज़रूर से एंजॉय किया होगा। दोस्तों, इस मूवी का नाम कुछ और नहीं, इस मूवी का नाम है एक रोबोट और एक बतख, जो कि एक पंछी होती है, उनकी सबसे अच्छी और खूबसूरत सी स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है द वाइल्ड स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में, इस मूवी के रिलीज डेट या मूवी कब आई थी,
इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस मूवी की फुल स्टोरी एंड इसमें सभी प्रकार की हम बातें करेंगे, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के हम पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी में एक रोबोट होता है। जी हाँ, इस मूवी में एक रोबोट होता है जो जंगल में गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस रोबोट को एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे रोबोट को बनाया जाता है। क्योंकि उस रोबोट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसे किसी फैमिली में अगर रख दिया जाए तो वह इंसानों की काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सके। इस प्रकार के अटैचमेंट के साथ में उस रोबोट को तैयार किया जाता है, क्योंकि वह रोबोट काफ़ी ज़्यादा समझदार और उसे इस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है जो कि वहाँ पे इंसानों के द्वारा किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की चीज़ें की ज़रूरत हो तो वह उनकी सहायता जरूर से कर सके। इस प्रकार की बातों को ध्यान रखते हुए उस फैक्ट्री में उस रोबोट को बनाया जाता है। लेकिन उस रोबोट को एक काफ़ी बड़े मशीन के द्वारा किसी जगह पर शिफ्ट किया जाना होता है, लेकिन वह अचानक से एक जंगल में गिर जाता है। लेकिन जब वह जंगल में गिरता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वह थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो जाता है। आई थिंक वह मशीन है, बाकी बेहोश तो नहीं होगा, लेकिन उसे एक प्रकार से बिगड़ जाता है। लेकिन जब वह बॉक्स से बाहर निकलता है तब वह अपने सर पे उस डिवाइस को लगाता है, जिस डिवाइस के द्वारा उसे कनेक्ट किया जा सके ताकि फैक्ट्री के लोग उसे कनेक्ट कर सके। लेकिन वह डिवाइस भी वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तभी अब वह जंगल में घूमते फिरते रहता है, लेकिन उसे वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर देखते हैं जो कि अब उससे डरने लगते, क्योंकि वह सभी जानवर काफ़ी अजीब प्रकार का थे और वह उसे अजीब दिखता हुआ उसे डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि सारे जानवर अब उससे डरने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में फिर हमें पता चलता है कि कैसे उस जानवर से लोगों को छुटकारा चाहिए, उस रोबोट से छुटकारा चाहिए। वह जानवर सभी लोगों से उसके देखते हुए उससे भागते हैं। उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। वह काफ़ी लोगों से बातें करने की कोशिश करता, लेकिन वह किसी से रिलेट नहीं कर पाता और उसे सारे के सारे जानवर छुप छुप के देखा करते हैं, लेकिन उसके पास कोई आना पसंद नहीं करता। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वह एक जानवर के पास में आता है जो कि एक हिरण होता है। वहाँ पे वह उन लोगों से बातें करता है, उनकी भाषाओं को समझने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि वह हिरण भी उसके पास से भाग जाता है। वह हिरण उसे ना समझता ना कुछ, वह उसे भागते हुए लात मार देता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। यह दोस्तों, इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आपको यह मूवी कहीं तो मिल नहीं पाएगी। इसलिए मैं आपको इसकी फुल डिटेल और जानकारी आपको मैं साझा कर देता हूँ, क्योंकि स्टोरी के बाद में आपको मैं भी इस मूवी के कुछ फैक्ट के बारे में बताऊँगा। सो आप हमारे वीडियो के